नमस्ते, मेरा नाम है अपूर्वा। आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे डिजिटल। अ, दुनिया में अलग अलग लोग हैं और सभी लोगों के लिए खूबसूरती का पैमाना अलग हो सकता है। हालांकि ज्यादातर लोग ऐसे होते हैं जिनके लिए लड़की के रंग रूप नैन नक्श को वो लोग काफी ज्यादा तवज्जो देते हैं, और शायद यही कारण है कि बहुत सारे क्राइम्स जो है लड़की के अगेंस्ट वो उसमें उनके चेहरे को निशाना बनाया जाता है। एक ऐसा ही क्राइम है एसिड अटैक। इन एसिड अटैक सर्वाइवर्स को एक नई जिंदगी देने का काम कर रहे हैं। उन्हीं में से दो शख्स हैं, आलोक दीक्षित और आशीष शुक्ला। आज हमारे साथ आशीष शुक्ला हैं। आशीष शुक्ला और आलोक दीक्षित दोनों शीरोज हैंगआउट कैफे के फाउंडर्स हैं। शीरोज के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो शीरोज हैंगआउट कैफे में एसिड अटैक सर्वाइवर्स काम करती हैं। और आशीष से ही जानेंगे कि आखिर शीरोज का जो कॉन्सेप्ट था वो कहाँ से आया, क्योंकि इंडिया के लिए बहुत नया कॉन्सेप्ट है। तो आशीष, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आशीष, सबसे पहले तो यही कि आप लोगों ने कब सोचा कि आप लोग को एक ऐसा कैफे स्टार्ट करना है जहां पर आपको एसिड अटैक सर्वाइवर्स को हायर करना है। ये हमने कभी नहीं सोचा था कि हम कैफे शुरू करेंगे और वहाँ पर एसिड अटैक सर्वाइवर्स को जॉब देंगे। हम लोगों ने कैंपेन शुरू किया था 8 मार्च 2013 को, जिसका उद्देश्य ये था कि एसिड वायलेंस जो देश में हो रहा है इसको लेकर रिपोर्टिंग नहीं थी। मीडिया रिपोर्ट्स उस तरह नहीं उस पे छपती थी, या कह लें कि ये एक तरह का कैटेगराइज क्राइम नहीं था आईपीसी में। और ना ही एसिड अटैक सर्वाइवर्स को लेकर कोई योजना थी, ना ही कोई कंपलसेशन का कोई प्रावधान था। ये बड़े चैलेंजेस थे पहले। आ, कैफे खोलना या फिर उनको नौकरी देना तो एक दूर की बात थी। तो 8 मार्च 2013 को एक अभियान की शुरुआत की जिसका नाम स्टॉप एसिड अटैक्स था। और हम लोगों ने उस अभियान के माध्यम से देश भर में और वॉलंटियर्स के माध्यम से सबके सहयोग से हमने देश भर में कैंपेन किया। और कैंपेन के अलग अलग तरीके थे, जिसमें से हमने एसिड सेल पर को लेकर बहुत बातचीत की। उसी के दौरान 2013 में, क्योंकि हम ये चाहते थे ये मेन स्ट्रीम का मुद्दा बने, मेन स्ट्रीम की मीडिया इस पे बातचीत करे। तो 2013 में जुलाई में माननीय सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन आता है। लक्ष्मी वर्सेस यूनियन इंडिया की एक रिट थी, जिसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इमीडिएट कंपनसेशन 3 लाख रुपए और एसिड को रेगुलेट रिटेल मार्केट में उन्होंने रेगुलेट करने का डायरेक्शन दिया और मेडिकल ट्रीटमेंट फ्री करने के लिए कहा स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट से। तो एक बड़ी उपलब्धि थी 2013 में, कि एसिड सर्वाइवर्स को लेकर जहां पर कोई योजना, कोई प्रावधान या कोई लाभ स्टेट की तरफ से नहीं थे, तो माननीय सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन काफी राहत देता है एसिड अटैक सर्वाइवर्स को। तो ये जब आया तो हमें भी बल मिला काम करने के लिए। जब भी इस तरह की कोई घटना होती थी तो हम चाहते थे जो डायरेक्शन है सुप्रीम कोर्ट का उसके आधार पर एटलीस्ट उसको लाभ तो मिले। अच्छा, 2013 के पहले भी एसिड अटैक के केसेस हुए हैं, 2013 के बाद भी हुए हैं। तो चैलेंज ये था कि 2013 वालों को, पहले वालों को कैसे चीजें मिलेंगी। तो ये एक अपनी लड़ाई है, बहुत डॉक्यूमेंटेशन पे जाना पड़ता है, बहुत लिखना पड़ता है, वो बहुत टेक्निकल और लीगल चीजें हैं, उस पर मैं नहीं जाना चाहूंगा। मगर एक चैलेंज अभी बना हुआ है 2013 के पहले उन एसिड अटैक सर्वाइवर्स का क्या। और ये देखते हुए, ये समझते हुए हम लोगों ने इस पे लगातार बातचीत की। कैंपेन के माध्यम से लगातार हम बातचीत कर रहे थे। जब भी कोई घटना होती थी हम वहाँ, हमारी टीम के लोग पहुंचते थे, उस पे लोकल मीडिया में बातचीत हम करते थे, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट से बातचीत करते थे। उसके बाद हमने आरटीआई कैंपेन शुरू किया, जिसमें हमने जानना चाहा कि देश भर में या जिले में कितनी भी शॉप्स हैं जो ऑथराइज्ड हैं एसिड सेल को लेकर। इस तरह करके हमने कई सारे कैंपेन तैयार किए और जिसपे हमने काम किया और लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया। अच्छा, इसी दौरान हम जब भी एसिड अटैक सर्वाइवर से मिलते थे या जो हमारी टीम का हिस्सा हो चुकी थी, उनकी फैमिली वाले अपने मना करने लगे थे आने के लिए कि अब उनकी जिंदगी में कोई बदलाव तो नहीं हो रहा है और जागरूकता से क्या होगा और कैसे चीजें
उनके जीवन में परिवर्तन लाएंगी। तो बात सही थी कि जागरूकता का मतलब वही लोग ज्यादा समझ पाते हैं जिनको कुछ लाभ मिल रहा हो, या फिर ऐसे पीड़ित लोग जो घटना का शिकार हैं और जो लगातार समाज द्वारा उनका विक्टिमाइजेशन होता है, उनको क्या मिल रहा है जागरूकता से, या फिर लोगों के जागरूक हो जाने से। जैसे एक लड़की के ऊपर एसिड अटैक हुआ है, तो समाज में जिस तरह की हमारी मनोदशा है, जिस समाज में हम रहते हैं पितृसत्तात्मक समाज में, तो वहां पर जिस तरह सुंदरता का बखान किया जाता है, जिस तरह से चीजों को कॉमर्शलाइज किया गया है ब्यूटी प्रोडक्ट्स को लेकर, या जिस तरह हम टीवी या सोशल मीडिया में लड़की कैसे सुंदर हो, कैसे उसके लुक्स हों, कैसे फीचर हों, इन तमाम चीजों को लेकर ज्यादा बातचीत की जाती है, ज्यादा रखा जाता है, चाहे फिल्में हों, चाहे गाने हों, चाहे वेब सीरीज हों। आप देखेंगे कि यही दर्शाया जाता है महिलाओं के आसपास, जो चीजें ज्यादातर जो चीजें बनती हैं। वहां पर एक लड़की के लिए बड़ा मुश्किल था कि वो कैसे अपने लिए रास्ता निकाले जीने जीने का। तो जब ये प्रश्न हमारे सामने भी आया कि अ, क्या होगा, मतलब जागरूकता तो एक लंबा प्रोसेस है, इसको हम करते रहेंगे, मगर इनकी जिंदगी में क्या परिवर्तन हो रहा है। तो ये अनुभव हम ले रहे थे 2013 से, जब 14 हम इस यात्रा में थे, तो हमें लगातार ये अनुभव मिल रहे थे कि उनकी जिंदगी में क्या बदलाव हो, क्या करना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, कैसे होना चाहिए। लोगों के ने, फैमिलीज ने मना मना कर दिया आने के लिए कि अब ज्यादा नहीं भेज पाएंगे। तो 2014 में हमारी मुलाकात हुई थी। गीता नीतू एक सर्वाइवर हैं, आगरा की माँ बेटी हैं, और हम एक नगरी में कैंपेन कर रहे थे दिल्ली में। एक एसिड की घटना हुई थी, तो उन्होंने बताई अपनी यथास्थिति के बारे में, आर्थिक स्थिति के बारे में, कि ऐसी ऐसी सिचुएशन है, बहुत संघर्ष रहता है। उन्होंने रिक्वेस्ट की कि भैया मेरे लिए कुछ कर दीजिए। तो कर देने का ख्याल जब आया, तो दिमाग में कहीं ये था कि करना तो बहुत लोगों के लिए है। तो साथ हमारे साथ जुड़े हुए लोग हैं जो इस घटना का शिकार हैं। तो 2014 में हम लोगों ने विचार किया इनके लिए कुछ किया जाना चाहिए, और इसके लिए हम अच्छा, पहले ये विचार था हम लोगों का कि हम इनके लिए एक दुकान खोल देते हैं आगरा में ही, इनके घर के आसपास जैसे भी। मगर वो टीम में धीरे धीरे डिस्कस हुआ, बातचीत हुई, समझ में आया क्यों ना हम एक ऐसी जगह बनाएं जहां पर हम संवाद को भी आगे बढ़ाएं, जहां पर हम इन लोगों को सिखा सकें। शायद हम अगर उन्हें दुकान खोल के दे देते तो उनको जो दुकान चलाना कैसे है, कैसे चीजों को अरेंज करना है, कैसे अकाउंट मेंटेन करना है, कैसे स्टॉक मेंटेन करना है, ये बड़ा एक चैलेंज होता है। साथ जब उनका बैकग्राउंड ऐसा है, वो पढ़े लिखे नहीं हैं और उनकी बेटी को दिखता नहीं है, तो वो सब समझते हुए फिर हम लोगों ने 2014 में दिसंबर 10 को हमने शिरोज हैंगआउट कैफे की शुरुआत की 5 लड़कियों के साथ में। और ऐसे मैं कह सकता हूँ कि ये प्रयोग था जो हम लोगों ने किया। हमें भी नहीं पता था कि ये कितना आगे जाएगा, कितना लोग इसे हाथों हाथ लेंगे, इसके बारे में इतनी चर्चा होगी। हाँ, दिमाग में ये ख्याल जरूर था कि इन्हें पैरों के बल खड़ा करना है, कि जिससे अपनी जिंदगी ये जी सकें, ये किसी के ऊपर बोझ ना रहे, ये सपने देख सकें, और ये उसके आगे वो अपना जिंदगी सही तरीके से जी सकें। तो ये सोच के हम लोगों ने शुरू किया था। ये नहीं पता था कितनी सफलता प्राप्त करेगा ये, मगर अ, इसने पूरी कैंपेन की दिशा ही बदल दी। कि जहां हम जाते थे ऐसे सर्वाइवर्स को अप्रोच करने या रीच आउट करने उनका, तो उनकी फैमिली का या उनके लोगों का यही प्रश्न होता था कि चलो बाकी सब तो ठीक है, मगर इसका क्या होगा इस लड़की का? तो हमारे पास शीरोज है, तो हम कहते हैं होगा, अगर आप चाहेंगे तो। अगर आप अपनी मदद खुद करना चाहेंगे तो होगा जीवन में। क्योंकि आज आगरा, लखनऊ, नोएडा में 3 जगह आउटलेट हैं। करीब 35-37 लोग जॉब कर रहे हैं, उस प्रोजेक्ट का हिस्सा हैं। तो मुझे लगता है कि
वो बदलाव शिरोज की वजह से संभव हो पाया। बहुत सारे लोग खुद आते हैं शिरोज का नाम सुन के, बहुत सारे लोग बताते हैं, किसी लड़की को देखते हैं कि आप शिरोज चले जाओ, वहां पर आपकी मदद होगी या फिर वो आपके लिए कुछ करेंगे। तो सुन के अच्छा लगता है, और ये लगता है कि चलो और एक एक व्यवस्था भी हम दिखा पाए, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो या किसी भी तरह सरकार को, जो ये समझते थे या फिर जो इन्होंने ध्यान नहीं दिया है टैक्स सर्वाइवर्स पर, उनको हम बता सकते थे कि अगर आप चाहें तो कुछ भी हो सकता है, सरकार अगर चाहे और सर्वाइवर्स चाहें तो इस तरह के आउटलेट या इस तरह की कोई व्यवस्था, जरूरी नहीं वो शीरोज हैंगआउट में चाय कॉफी सही सर्व करें, दूसरी कुछ व्यवस्थाएं हो सकती हैं। और कैफे ही क्यों, ये प्रश्न हो सकता है सबके मन में, कैफे ही क्यों खोला आपने, और भी तो चीजें हो सकती थी। तो उनका ये जवाब ये हो सकता है, और ये है जवाब उनका, कि एसिड अटैक चेहरे पर होता है, लड़की के चेहरे पर होता है, और इसलिए किया जाता है कि वो कहीं किसी को चेहरा न दिखा पाए, वो अपने चेहरे से ही डरने लगे, वो आईना देखे तो उसको बार बार वो घटना याद आए। तो हम चाहते तो अचार, मोमबत्ती, पापड़ आर्थिक तौर पे मजबूत करते तो कोई भी तरीका हो सकता था, हम बना सकते थे, वो बैकेट में बनाती हम उन्हें बेच सकते थे, उनकी मार्केटिंग कर सकते थे। मगर जो अटैकर था, जिस उद्देश्य से उसने अटैक किया था, वो तो उसका पर्पस पूरा होता रहता। तो यहाँ पर न्यू आइडेंटिटी रिबिल्ड का काम श्री रोज ने किया, और जो अटैकर की मंजिल कर दिया। तो आज शायद मुझे लगता है जो लड़कियां अपना चेहरा ढक के चलती थी श्री रोज आने से पहले, आज चेहरा खोल के चलती हैं और बड़ी सहजता से अपनी बात रखती हैं। तो ये संभव शिरोज की वजह से हुआ, क्योंकि शिरोज में आने से दिन जादू तो नहीं हो जाता है। आप 1 साल, 1.5 साल, 6 महीने, 8-9 महीने का समय व्यतीत करते हैं, तब जाके आप अपने आप को थोड़ा सा एक्सेप्ट कर पाते हैं, स्वीकार कर पाते हैं। क्योंकि आप देखते हैं लोग जो भी आ रहे हैं आपको बड़ी आत्मीयता से मिल रहे हैं, बड़ा अच्छा व्यवहार कर रहे हैं। और उसके पहले जब आप घरों में थे, समाज में थे, जहाँ पर आपको बुलाया नहीं जाता था, शादी बारात या बर्थडे में लोग बुलाते थे तो मना कर देते थे, बेटी को मत लाना, या फिर जो भी हो, या घर में प्रोग्राम है तो आप कहीं अलग बैठे हुए हैं। तो वो उन सब चीजों को शीरोज ने बदला है। आज लड़कियां जो घर में बोझ थी, आज वो अपने घरों को आर्थिक तौर पे सपोर्ट कर रही हैं। और बहुतों ने अपने, मैं ये कह सकता हूँ कि बहुत लड़कियों ने अपने प्लाट खरीदे हैं, खुद के जमीन खरीदी है, उसमें घर बनाने जा रही हैं। और बहुत सारे निर्णय जो अब उनके घर में लिए जाते हैं, उनका उसमें विशेष रोल होता है, उनसे पूछ के किया जाता है। तो ये संभव तभी हुआ है जब आर्थिक तौर पर उन्हें मजबूत किया गया है और उन्होंने घर में सपोर्ट करना शुरू किया है। तो सबसे जरूरी है, अगर किसी महिला की स्थिति को आ, आ, मजबूत करना है, तो उसे आर्थिक तौर पर इंडिपेंडेंसी देनी पड़ेगी। खासकर इस तरह से जो पीड़ित लोग हैं, उनके लिए तो बहुत जरूरी है कि वो अपने लिए एक जरिया तलाश करें, जिससे लोगों को या समाज को ये ना लगे कि आ, इसका हमें ख्याल रखना पड़ेगा। वो जब अपना ख्याल खुद रख लेंगी तो जाहिर सी बात है, चीजें वो अपनी धारा के हिसाब से बदल लेंगी। अच्छा आशीष, आपको कई साल हो गए हैं काम करते हुए। आपके हिसाब से क्या कोई तबका है, मतलब क्या कोई विशेष तबका है जिसके ऊपर एसिड अटैक्स होते हैं, या फिर ये बहुत रैंडम है कि किसी भी लड़की के साथ ये घटना हो रही है? देखिए, अगर आंकड़ों के हिसाब से आप जाएंगे देखेंगे तो चीजें आप थोड़ा स्पष्ट नजर आएंगी। आंकड़ों में ये देखने को मिलता है कि जो अनप्रिविलेज्ड बैकग्राउंड से जो भी लोग आते हैं, ज्यादातर ऐसे तरह के केसेस वहां पाए जाते हैं। और ऐसा नहीं है कि जो लोग पढ़े लिखे हैं या फिर संभ्रांत परिवार से आते हैं, वहां पर भी ऐसे तरह के केसेस मिलते हैं। मगर उनके साथ ये है कि वो संपन्न होते हैं, तो वो अपना इलाज कहीं बाहर, क्योंकि उनके पास व्यवस्थाएं होती हैं, और वो उस विषय पे ज्यादा बातचीत भी नहीं करना चाहते हैं। जो भी घटना हुई, कोई भी नहीं करना चाहता है। मगर अनप्रिविलेज्ड फैमिली या जो लोअर क्लास है, वहां पर आप देखेंगे ज्यादातर ऐसे तरह के केसेस मिलते हैं। अगर आप स्टेट वाइज बात करें तो यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल सबसे ज्यादा एसिड अटैक के केस रिपोर्ट होते हैं। अगर यूटी में बात करें तो दिल्ली सबसे ज्यादा प्रभावित रहता है, एसिड अटैक के मामले में ज्यादा केसेस के रिपोर्ट होते हैं। अच्छा, आपने रिपोर्टेड केस की बात की।
एनसीआरबी के डेटा के मुताबिक लगभग 170 से 180 कुछ मामले हैं जो रिकॉर्ड हुए हैं। आपके हिसाब से ये जो अनुमान है ये कितना हो सकता है अनरिकॉर्डेड में? देखिए, बड़ा देश है और बहुत सारी व्यवस्थाएं नहीं हैं। आप अभी नहीं, आपने सुना होगा उत्तराखंड का एक केस चल रहा है जिसमें वहाँ पुलिस नहीं है तो राजस्व डिपार्टमेंट उन तमाम चीजों को देखता है। तो आप समझ सकते हैं बहुत सारे केसेस रिपोर्टेड नहीं होते हैं, इनकी जानकारी हम तक नहीं होती है। तो उनको कैसे मान ले? तो रजिस्टर्ड केसेस की हम बात कर रहे हैं 2013 के बाद, तो हमारे पास रजिस्टर्ड केसेस हैं। 2013 के पहले तो वो भी नहीं है। तो रजिस्टर्ड केसेस में अगर हम जाएंगे तो हमें अ, आंकड़ों पे ही बात करनी पड़ेगी। अनरजिस्टर्ड का तो कुछ भी आंकड़ा हो सकता है, इसका तो अनुमान लगाना भी गलत है। अच्छा, आपके हिसाब से इस वक्त हमें कहाँ काम करने की ज्यादा जरूरत है कि जो केसेस हैं या फिर जो एसिड अटैक सर्वाइवर्स हैं वो समाज में खुल के जी पाए? मुझे लगता है कि परवरिश पे बहुत ध्यान देने की जरूरत है, फाउंडेशन पे बहुत काम करने की जरूरत है। क्योंकि जो अटैक करने वाले लोग हैं वो कोई अपराधी प्रवृत्ति के नहीं है। वो या तो आपके रिलेटिव हैं, या तो आपके पड़ोसी हैं, या तो आपके कलीग हैं, या तो आपके स्कूल का कोई दोस्त है। तो बहुत नोन लोग हैं जो अटैक करते हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये बात बहुत बेसिक तौर पे डिस्कस करने वाली है। और घरों में बच्चों को जो परवरिश दी जाती है उसमें बहुत कुछ बदलाव करने की जरूरत है। कानून तो बना देने, कानून तो रेप को लेकर भी हैं, मगर सजाएं भी हैं। मगर आपने देखा है, आज ही अखबार उठा के देखिए तो रेप की कितनी घटनाएं मिल जाएंगी। तो अपराध तो नहीं रुक रहा है, प्रिवेंशन पे काम करने की जरूरत है। अगर प्रिवेंशन पे काम नहीं किया गया तो ये लगातार होता रहेगा। और आए दिन की लगभग घटनाएं हैं ऐसे टाइप की। तो इसलिए जरूरी ये है कि हम एक संवाद बनाएं। और दूसरा ये कि एसिड जो मार्केट में अवेलेबल है, रिटेल मार्केट में, वो नहीं होना चाहिए। उसकी जगह अगर लगता है कि टॉयलेट क्लीनर के तौर पे यूज हो रहा है झुग्गी झोपड़ी बस्तियों में, तो सरकार को इसका कोई एक समाधान निकालना होगा कि वो एसिड ना मिले, इसकी जरूरत नहीं है। ऐसा कोई हार्पिक जैसा कोई रिप्लिकेट कोई चीज होनी चाहिए जो उसको रिप्लेस कर सके। हार्पिक महंगा है, मगर 10-20 रुपए की कुछ कीमत में जिससे कि वो तबका उसे भी अफोर्ड कर सके, वो लाना चाहिए। तो रीजन जो है, बच्चों को समझाना, लड़कियों को अगर कि लड़का कोई परेशान कर रहा है, उसका फॉलो कर रहा है, तो वो घर में बताए। और लड़के को भी एजुकेट करना कि भाई अगर कोई लड़की को अगर तुम पसंद करते हो या उसे कहते हो, अगर वो ना कहती है तो वो सही बात है। भाई उसको नहीं लग रहा है तुम्हारे साथ तो जबरदस्त, तो बहुत सारे तरीके हैं। इन तरीकों से मुझे लगता है समझाया जाना चाहिए। और इसको लेकर स्कूल कॉलेज में वर्कशॉप्स होनी चाहिए, लगातार होनी चाहिए, जिससे कि एक बात दिमाग में बैठ सके और ये समझ सकें कि किसी भी तरह का महिलाओं के प्रति अ, दुर्व्यवहार अच्छा नहीं है। और इसके क्या नुकसान है इसके बारे में भी उन्हें बताना चाहिए। अच्छा आशीष, लास्ट क्वेश्चन कि आप लोग शीरोज हैंगआउट कैफे को और एक्सपेंड करने का मतलब एक कोई प्लान कर रहे हैं? कुछ बाकी के जो जिले हैं देश के उसमें भी खोलने का प्लान है या फिर अभी आप इन्हीं 3 पर काम करेंगे? देखिए, जहाँ जरूरत होगी वहां पर किया जाएगा। और अभी तो ऐसा कोई प्लान नहीं है कि अभी अभी नोएडा में हमने अभी दूसरा वाला कैफे इधर खोला है, जल्दी तो 4 दिन पहले। तो अभी ऐसा कोई प्लान नहीं। अगर जहाँ जरूरत लगेगी कि वहां पर सर्वाइवर्स को जरूरत है इस तरह के कुछ चीजों के लिए, और मैं ये भी कह सकता हूँ जरूरी नहीं वो अ, चाय कॉफी का ही आउटलेट हो, दूसरा आउटलेट भी हो सकता है जहाँ पर वो बेनिफिशरीज जो हैं वो कंफर्टेबल हो। वो ब्यूटी सैलून हो सकता है, वो बुटीक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो अगर जरूरत लगेगी
कि हाँ, एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको कहना चाहूंगा, अगर मुझे लगेगा या हमारे टीम को लगेगा कि बिहार में सर्वाइवर ज्यादा है, तो हम पटना में कुछ कर सकते हैं या भागलपुर में कुछ कर सकते हैं। तो वहां पर हम मतलब जैसी डिमांड होगी, जैसी लोग रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि इस प्रोजेक्ट को चलाने में बहुत पूंजी लगती है और वो बहुत मुश्किल काम है। उस एक पूंजी को इकट्ठा करना और उसके लिए व्यवस्था करने, उसको शुरू करना। तो प्रयास ये है कि और क्या ऑप्शन हो सकते हैं। फिर आने वाले समय में हमारा प्लान तो ये भी है कि जो सर्वाइवर्स पूरी तरह से तैयार हो गए हैं, प्रिपेयर हो गए हैं, उनका एक अपना स्किल कुछ का खुद का कुछ हो गया है, तो उनका अपना इंडिविजुअल प्रोजेक्ट शुरू कराना, इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योरशिप के तहत जाना, जिससे वो अपने व्यवसाय को शुरू कर सकें और एक दो लोगों को रोजगार दे सकें। जी, शुक्रिया आशीष हमसे शेयर करने के लिए अपना पूरा सफर। और शुक्रिया, थैंक यू सो मच। थैंक यू।